फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी S1 स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से दोस्तों हम पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, यानी संविधान का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संविधान का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और संविधान के एक टॉपिक आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, संविधान का एक टॉपिक लेते हैं हम आज। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार होते क्या हैं कि कुछ अधिकार हमें राष्ट्र द्वारा जन्मजात दिए जाते हैं, जो हमें मूल रूप से प्राप्त होते हैं, जन्मजात प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा अधिनियम बना था। मैग्ना कार्टा अधिनियम में सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में स्वीकार किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले मौलिक अधिकार 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा अधिनियम में स्वीकार किए गए। उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को मौलिक अधिकारों की यूएनओ ने सार्वभौमिक घोषणा की। यूएनओ ने मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मौलिक अधिकार दिवस, यानी 10 दिसंबर को मनाते हैं मौलिक अधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस, क्योंकि इस दिन यूएनओ ने मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से आए। मौलिक अधिकार, देखो भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है और ये अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है और ये अमेरिका से लिए गए थे। ये हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं मौलिक अधिकार। देखो मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखो जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। भारत का एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार जो कि 1931 में था उसे हटा दिया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति 300A में एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है। कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है अनुच्छेद 31 का संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में अधिकारों की संख्या है मौलिक अधिकारों की 6, मूल संविधान में थी 7। देखो मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं संविधान के, अनुच्छेद 12 से 35 में हैं और अमेरिका से ये लिए गए थे संविधान में। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति 300A में है, जो कि एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है। तो आगे बढ़ते हुए एक एक अधिकार को देखेंगे। देखो पहला मौलिक अधिकार है
पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखो 12-13 में बता देता हूँ क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानसभा, विधानमंडल आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन है अनुच्छेद 13 में। इसके बाद मौलिक अधिकार मूल रूप से स्टार्ट होते हैं 14 से, और पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। इसलिए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में मैंने बताया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले अधिकार से, समानता का अधिकार। इसका पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी विधि से मतलब है कानून, कि विधि के समक्ष हम सभी समान हैं और विधि का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। यानी कानून हमारे लिए समान है, सभी उसके सामने समान हैं और कानून का सभी को जो संरक्षण प्राप्त है वो समान है। यानी जिस अपराध के लिए एक व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, उस अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए वही दंड दिया जाएगा, दूसरा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम विधि के समक्ष समान और विधि के समान संरक्षण के बारे में बात करते हैं। यदि बात करें विधि के समक्ष समानता, ये शब्दावली यूके से ली गई है और विधि का समान संरक्षण ये शब्दावली यूएसए से ली गई है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। देखो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर देश के किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान और वंश के आधार पर। लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है कि SC, ST और OBC के लिए सरकार अलग से प्रावधान कुछ कर सकती है इस अनुच्छेद 15 को लेकर। ठीक है, अनुच्छेद 14 और 15 समझ में आए। एक बार बता रहा हूँ दोबारा, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत क्या है वो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16, देखो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर। देखो लोक नियोजन होता है एक तरह से सरकारी सेवाएं, सरकारी सेवाएं। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, यानी सरकारी सेवाओं में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अलग से व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, कि SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सरकार अलग से प्रावधान कर सकती है अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे अनुच्छेद 17 की। ये हमारे अधिकार हैं जो हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, देखो अस्पृश्यता होती है छुआछूत, छुआछूत। इसके तहत छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। यानी हम छुआछूत नहीं कर सकते। जैसा कि गांव में होता है कि अपन निम्न जाति के लोगों से स्पर्श करना या टच होना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके तहत इसका अंत किया गया। यदि हम ऐसा किसी के साथ करेंगे तो हम अपराध के भागी या दंड के भागी होंगे। तो ये था अनुच्छेद 16 और 17।
उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। देखो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा और सेना को छोड़कर, ठीक है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया, यानी स्वतंत्रता से पहले लोगों को जितनी भी उपाधियां मिली हुई थीं, राय बहादुर और जैसे पुराने ज़माने की कुछ उपाधियां मिली हुई थी अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी, उन सभी का अंत किया गया। इसके तहत हम किसी भी उपाधि का उपयोग अपने नाम से आगे या पीछे नहीं कर सकते, केवल शिक्षा या सेना को छोड़कर। यदि शिक्षा में आपने कोई उपाधि की हुई है तो उसका उपयोग हम नाम के आगे कर सकते हैं। सेना में यदि हमें कोई पद प्राप्त है तो उसका उपयोग हम नाम के आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व जो उपाधियाँ मिली हुई थी उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार था। दूसरा लेते हैं, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 अनुच्छेद 1922 से हमें है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। पहले मूल रूप से अनुच्छेद 19, देखो अनुच्छेद 19 में हमें 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रता हैं। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें दी हुई हैं। तो पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति से मतलब है हम अपने विचार प्रकट किसी के भी सामने कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें भी अलग से कुछ स्वतंत्रता हैं। पहले देखो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत। उसके बाद दूसरी है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, इसी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। और तीसरी है नोटा की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता है, दूसरी है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ये 2005 से है। 2005 से पहले हम केवल सरकारी संस्थाओं पे ही राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते थे, लेकिन 2005 के बाद हम अपने घर पर भी या अपनी निजी संस्थाओं में भी राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। नोटा की यदि बात करें तो ये चुनावों वाला है, जो मशीन में सबसे अंतिम बटन होता है नोटा, यानी हमें ऊपर वाले उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो हम नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो ये है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आया 2013 से। उसके बाद है दूसरा सशस्त्र विद्रोह, शांतिपूर्ण रैली करने की स्वतंत्रता, यानी हम अस्त्र शस्त्र रहित रैली या सभाएं कर सकते हैं, जो हमें अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता की यदि बात करें तो तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। हमें संघ या समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता है, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चौथी है देश में कहीं भी स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, यानी हम देश में कहीं भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। पांचवी है कहीं भी देश में निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त ही है अनुच्छेद 19 के तहत। और छठवीं स्वतंत्रता है हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए
व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त है। एक बार फिर बता रहा हूँ, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं। पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है हमें अस्त्र शस्त्र रहित सभाएं या रैलियां कर सकते हैं। तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है देश में कहीं भी हम स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। पांचवी है कहीं भी देश में हम निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। छठवीं है जीविकोपार्जन के लिए हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता है, लेकिन नोट है यहाँ पर एक कि ये सभी स्वतंत्रताएं देश हित और न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। देश हित या न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी सरकार ने कुछ नियम कानून ऐसे बना सकते हैं जहां हम ना तो भ्रमण कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना स्थायी रूप से रह सकते हैं, तो उनका लोगों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी अनुच्छेद 19। अब लेते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों से, अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्धि के रूप में प्रावधान। अपराधों से दोष सिद्धि के रूप में प्रावधान। इसमें देखो, पहली बात तो स्वयं के प्रति गवाही का निषेध, गवाही का निषेध, दोहरे दंड का निषेध, दोहरे दंड का निषेध। और ये प्रमुख अधिकार था इसमें स्वतंत्रता का, अपराधों से दोष सिद्धि के रूप में प्रावधान। यदि जब तक हम किसी तत्कालीन नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हमें तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमें स्वयं के प्रति गवाही के लिए हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। दूसरा, हमें किसी एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते। ये स्वतंत्रता हमें दी गई अनुच्छेद 20 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। देखो, अनुच्छेद 21 में है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राणदैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अलावा, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अलावा, देखो यदि हमने कोई अपराध ही ऐसा किया है कि उसके लिए विधि में मौत लिखी हुई है, यदि हम ऐसा अपराध करेंगे यदि तो हमें सरकार मौत देगी ही देगी। यदि उसके अलावा हमें हमारे जीवन से कोई वंचित नहीं कर सकता। यह है अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता, या विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अलावा हमें कोई हमारे जीवन से वंचित नहीं कर सकता। इसी में 21A है। 21A में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये देखो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2009, इसमें स्वतंत्रता हमें दी गई कि RTE एक्ट दिया गया। इसमें 86वें संविधान संशोधन, सॉरी शायद 2 है ये, 86वें संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी जी के टाइम में स्वतंत्रता दी गई। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ये लागू 2009 में हुआ था, लागू 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो ये थी अनुच्छेद 21 में कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अलावा हमें हमारे जीवन से कोई वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 में था शिक्षा का अधिकार, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी जी के टाइम पे एक अधिकार बना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगली स्वतंत्रता है इसमें, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 अनुच्छेद, इसमें है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, यदि हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे क्या अधिकार हैं। पहला है गिरफ्तारी का कारण जाना जाए, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा है
24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाए। 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाए सशरीर, ठीक है, सशरीर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाए। और तीसरा है हमें अपने अनुसार विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में ये हमारे 3 अधिकार हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार हैं जो कि गिरफ्तारी का कारण जाना जाए सबसे पहले। दूसरा हमारा अधिकार है 24 घंटे के भीतर हमें निकटतम न्यायालय में पेश किया जाए। तीसरा अधिकार है कि हमें अपने अनुसार विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है या वकील से बात करने का अधिकार है। तो ये प्रमुख अधिकार हैं स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के अधिकार की बात करेंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।